नमस्कार, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई की रचना, व्यंग रचना जिसका नाम है निंदा रस। निंदा रस लेखक परिचय कुछ इस प्रकार है। इनका जन्म 22 अगस्त को हुआ था। 1924 से 1995 तक ये जीवित रहे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। उनकी व्यंग रचना हमारे मन में गुदगुदी पैदा करती ही नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती है, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना संभव नहीं, असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को इन्होंने बड़ी ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि से सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। इनकी शिक्षा देख लेते हैं तो इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए में हिंदी में एमए किया था। इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और इन्होंने जबलपुर से नौकरी भी की, कई सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया। नौकरी छोड़ के स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य इन्होंने 1956 में किया। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकलती। नई दुनिया से सुनो भाई साधो, इस तरह का वो लिखते थे। नई कहानियों में 5वां कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना में और अंत में इत्यादि इन्होंने लिखा। कहानियां, उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः व्यंगकार के रूप में यह प्रसिद्ध हुए। एक कॉलम आता था, पूछिए परसाई जी। ये जबलपुर से रायपुर से निकलने के वाले अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। स्तंभ का नाम था पूछिए परसाई जी। पहले हल्के इसकिया और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों से की ओर आवृत किया। दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। यह सहज जन शिक्षा थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करने लगे थे। इन्होंने बहुत सारे सम्मान पाए हुए हैं, जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924, जन्म स्थान इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे प्रकाशन इन्होंने किए, जैसे हंसते रहे रोते रहे, उनके दिन फिर फिरे, दो नाक वाले लोग, रानी नागफनी की कहानी। ऐसे कहानी संग्रह भी इनके बहुत सारे हैं जो प्रकाशन में होते रहे। इन्होंने संस्मरण भी लिखा था, तिरछी रेखाएं। इन्होंने उपन्यास लिखा है, तट की ओर, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल। बहुत सारे इन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं जो आज उनको व्यंगकार के रूप में सिद्ध करते हैं। वसुधा पत्रिका के संपादक, साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिक्षा सम्मान, सागर विश्वविद्यालय से में मुक्ति बोध सृजन पीठ के निदेशक, जबलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट की मानक उपाधि शरद जोशी जी को मिला है। निंदा रस से लेखक क्या अभिप्राय है? लेखक का क्या अभिप्राय है? निंदा रस क्या है? तो लेखक का तात्पर्य है कि निंदा से करने वाले आनंद जो होता है, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करके आनंद प्राप्त करता है, दूसरों की निंदा से उस व्यक्ति को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, वही निंदा रस होती है। निंदा रस पाठ का क्या सार है, मैं आपको उसको छोटा करके समझा देती हूँ तो कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। निंदा रस में लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्तियों के स्वभाव व प्रकृति का उल्लेख किया है। वह कहते हैं कि अनेक व्यक्ति एक दूसरे की प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश तो कुछ कारण ही निंदा करने में रस लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा में लिप्त भाव से मग्न रहते हैं। कुछ मिशनरी निंदक होते हैं तो कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदा कार्य में रत रहते हैं।
लेखक का मानना है कि ईर्ष्या भाव से निंदा प्राणघाती होता है। परसाई जी का यह कहना है कि कुछ निंदक ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हुए निंदा करते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तब वो ऊपरी तौर पर स्नेह दिखाते हुए अन्य की भांति प्राणघाती स्नेह दर्शाते हैं। ऐसे निंदकों से अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और जब भी उनसे मिले तो संवेदनाओं को हृदय से निकालकर केवल पुतले रूपी शरीर से ही मिलना चाहिए। परसाई जी का मानना है कि अकारण झूठ बोलने व निंदा करने की प्रवृत्ति लोगों में काफी देखी जाती है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अकारण ही अपने स्वभाव या प्रकृति के कारण निंदा करने में रस या आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे निंदक व्यक्ति समाज के लिए अधिक घातक नहीं होते। ये केवल अपना मनोरंजन करते हैं और निंदा करके संतोष प्राप्त करते हैं। मिशनरी निंदकों का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि कुछ लोगों का किसी से कोई बैर या द्वेष नहीं होता। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, केवल 24 घंटे पवित्र भाव से लोगों की निंदा करने में लगे रहते हैं। वे अत्यंत निर्लिप्त निष्पक्ष भाव से निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए निंदा टॉनिक की तरह काम करती है। निंदा के बारे में लेखक का मानना है कि कुछ लोग ये अपनी धन पूंजी समझते हैं। निंदा करने वाले लोगों में हीनता की भावना होती है। वे हीन भावना का शिकार होते हैं। उनकी हीनता को छिपाने के लिए ही वे दूसरों की निंदा करते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण उनमें अकर्मण्यता रच बस जाती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो निंदा को अपनी पूंजी समझने लगते हैं। जैसे एक व्यापारी अपनी पूंजी के प्रति अत्यधिक मोह रखता है और उसमें लाभ प्राप्ति की उम्मीद भी करता है। उन्हें लगता है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करके उसे उच्च पद पर कर उस स्थान पर स्वयं स्थापित हुआ जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। निंदा रस में लेखक ने किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है, आइए देख लेते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है? तो लेखक ने व्यंग्यात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लोगों की निंदा करने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए उसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको समझाया है। निंदा लेखक का यह भी मानना है कि निंदा का उद्गम होता कैसे है। तो लेखक समझते हैं कि निंदा का उद्गम मनुष्य की हीन भावना और कर्म न करने की प्रवृत्ति से होता है। जब व्यक्ति अपनी हीनता को प्रकट नहीं होने देना चाहता, तो दूसरों की निंदा करके उसे तुच्छ सिद्ध कर देना चाहता है। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि दूसरा उससे तुच्छ है और वह उससे महान है। तो इस तरह से निंदा का उद्गम होता है। तो निंदा रस इतना ही। धन्यवाद। आइए अब हम पढ़ते हैं मौत एक कुत्ते की, जिसके लेखक हैं डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल। आइए देख लेते हैं डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल का कैसा जीवन है, ताकि हमें एक मौत कुत्ते की जो नाटक है अच्छे से समझ में आ जाए। डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल उनकी आधुनिक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने कई लघु नाटकों की रचना की है। इन्होंने अपने नाट्य साहित्य द्वारा अपने गंभीर चिंतन को अभिव्यक्ति दिया है। इनके नाटकों में सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों तथा भौतिक जीवन के पाखंड और उसको खुले विचारों का करारा व्यंग किया गया है। उनके जीवन और सेवक संवाद इस व्यवस्था के प्रथम पर था, पर ऐसा बात करते हैं कि दर्शक तथा पाठक उसके प्रति सजग रहते हैं। उनको सुधारने और बदलने की ओर ध्यान देने के पर विवश हो ही जाते हैं। उनकी भाषा सरल सरज। विजय लाल जी के माननीय फिल्मों में काम किया है। हिंदी एकांकी की विकास यात्रा में विपिन कुमार अग्रवाल का विशेष योगदान रहा। उनके प्रमुख नाटक एवं एकांकी हैं रेल कब आएगी, अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, तीन अपाहिज, मौत एक कुत्ते की, अपने देश में आदि। उनके एकांकी उनके उच्च विचार एवं आदर्श के परिचायक हैं। मौत एक कुत्ते की नाटक का उद्देश्य क्या, हमें नाटक क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यह ध्वनि नाटक मनुष्य की चुभती हुई संवेदना का नया रूप है। आने वाले कल का नया रूप उसका और
कितना लक्ष्य हो जाएगा इसकी चिंता है। गृहस्थी और अपनी पत्नी, बेटा और नौकर कई बाधाओं को पार करते हुए किसी एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट मित्र नारायण से होती है, जो अपने पुत्र जीतू को खोजते हुए आते हैं और जीतू विश्वविद्यालय का छात्र है। कुछ देर बाद वह आकर बताता है कि मोती नामक कुत्ता भौंककर हर रेल की गाड़ी के आने की सूचना देता था। वहां से गुजरने वाले सभी ड्राइवर उसकी इस आदत को जानते थे। आज मोती लाइन के बीच खड़े भौंकता ही रहा। ड्राइवर ने भी देखा। लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। मोती पहियों के नीचे आकर कुचल गया। भीड़ ने ड्राइवर को खूब पीटा और मेल ट्रेन सुनार बस्ती के फाटक के पास रुकी खड़ी है। एकाकी के संवाद बहुत ही सुस्त, पहने और रोचक हैं। अपने चरम बिंदु पर यह प्रश्न आकर समाप्त हो जाता है कि आज की यह बढ़ती तेजी गति संवेदना रहित व्यक्ति को कहाँ ले जाएगी। तो ये नाटक का मेन उद्देश्य है। इस नाटक का सारांश कुछ इस प्रकार से है कि परिवार में कुल 3 लोग हैं, स्त्री, उनका 13 वर्ष का बच्चा और नौकर राम कृपा रहते हैं। घर वाले स्त्री के भाई की बारात के लिए आगरा जा रहे थे। राजू को उनके पिता पुकारता है, तो राजू दौड़कर आता है और पिताजी से पूछता है कि बात क्या है। पिता उससे पूछता है कि बोतल में पानी भर लिया कि नहीं। तो राजू बताता है कि माँ ने से पूछना है, पुरुष को यह अच्छा नहीं लगता है। वह नौकर को बुलाता है। नौकर टीन का बक्स खींच कर लाता है, तो वह कहता है कि इस घर का हाल समझ में नहीं आता, इससे सराय अच्छी है। पुरुष फर्श पर खरोचे पड़ेंगे, यह खुद उसे उठा लाता है। वह नौकर से पूछता है कि बक्स भारी कैसे हुआ। वह बताता है कि बहू जी से पूछना है। पुरुष को लगता है कि यह भी अजीब देश है, जहां औरतों से बिना पूछे कुछ काम ही नहीं होता है। दूध वाला आता है, वह भी स्त्री की बातें ही सुनता है। सीटी पुरुष ने बजाने के लिए कहा, तो वह उसके सामने आवाज लगाया। बाद में सीटी बजाना शुरू किया। पुरुष स्त्री से कहता है कि सब लोग स्त्री की बातें ही सुनते हैं कि नहीं। स्त्री बताती है कि दूध वाला पानी दे गया और तुमने उससे कुछ नहीं कहा। मायके में दूध वाला रामलाल ऐसा दूध लाता तो उसकी मूछ उखाड़ लेते। पुरुष बताता है कि वह चुपचाप बैठा रहा, वह गांव नहीं शहर है, वह उसका पिताजी नहीं, दूध वाले के मूछ नहीं है। राम कृपाल और एक टीन का बक्स लाता है। पुरुष बताता है कि बक्स टिल्लू की अम्मा के भाई का है, यह भूल गया था कि कानपुर में लेकर जाएगा। पुरुष पूछता है कि क्या वह बेवकूफ है जो इतनी बड़ी चीज भूल कर गया। माँ राजू को टीका लगाती है, बताती है कि राजू के मामा की बारात में बिंदु को होने से रोकने के लिए वह टीका लगा रही है। पुरुष नौकर को हैंडल लगाने के लिए कहता है क्योंकि बैटरी कमजोर है। पुरुष गाड़ी को धक्का लगाने के लिए दूध वाले को बुलाता और वह कहता है कि विलायती गाड़ी पेट्रोल में पानी मिला दिया है। कंपनी वाले बदमाश हैं। गाड़ी चलाने लगता है। पुरुष के मित्र शालिग्राम पैदल काम पर जा रहे थे। पुरुष उनको कार में बिठाना चाहता है, पर वे पैदल जाना ही चाहते हैं क्योंकि पैर गाड़ी से बेहतर है। पैर पर भरोसा किया जा सकता है, गाड़ी पर नहीं। कार फेल हो जाती है। रुस्तम के कारखाने के अंदर कार को ले जाते हैं। पुरुष रुस्तम के से बताता है कि वह मोटर बनाने की एक किताब पढ़ रहा था। रुस्तम बताता है कि वो किताब पढ़कर काम नहीं करते। अंग्रेजी की घिटिर पिटिर से देश का सत्यानाश हो गया है। पुरुष बताता है कि पुरानी विलायती गाड़ी है। रुस्तम बताता है कि पारत नहीं मिलते। इंजन चलने लगती है। पुरुष बताता है कि आज गाड़ी छूट जाएगी। राजू बताता है कि वह बड़ा होकर रुस्तम बनेगा, जब अंग्रेजी रटनी नहीं पड़ेगी, बिना पढ़े मोटर बनाएगा, चलाएगा। इतने में रेल का फाटक गिरता है। पुरुष पुल बनाने की बात करता है तो एक स्वर आता है कि मंत्री जी को रुकना पड़े तो कल बन जाए। लोगों की सुविधा असुविधा कौन देखता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है तो एक बताता है कि कुत्ते दूरदर्शी होते हैं। जब यम का आना बता देते हैं तब रेल के इंजन का क्या सोचना।
एक बताता है कि रेलगाड़ी आ गई है, मालगाड़ी है, अब कुत्ते की बात सच रही। दूसरा इसे इत्तेफाक बताता है, भैंसों की आवाज आती है, फाटक खुलती है, भैंस तथा हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। स्टेशन का आ जाता है, पुरुष राम कृपाल को एक कुली बुलाने के लिए कहता है। टिकट के लिए बड़ा क्यों लगा रहती है। स्त्री टिकट लाने के लिए जाती है क्योंकि उसे क्यू में खड़ा रहना नहीं पड़ता। क्यू में खड़े एक व्यक्ति कहता है कि एक टिकट काट कर टिकट बाबू चाय पीने चला गया है। 1.5 टिकट आगरा का लेकर ही पुल पार करने लगते हैं। पहले राजू अंदर गया होता है, दूर से इंजन की आवाज सुनाई दे पड़ती है। पुरुष राजू को आइसक्रीम दिलाता है। पुरुष का मित्र नारायण बहुत दिनों के बाद उससे मिलता है। नारायण बताता है कि वह अपने बेटे जीतू को ढूंढने जा रहा है। नारायण पुरुष को छोड़ता है कि वहां के विवश विश्वविद्यालय में 3 विषय पढ़ाया जाता है। सिनेमा, हड़ताल और सिक्की का कहना नहीं मानता। पुरुष नारायण को छेड़ता है कि मजाक करने की उसकी आदत नहीं गई। पुरुष तंग आकर पुरुष पूछता है कि मजाक करने की उसकी आदत नहीं गई है। इंजन ही आते जाते रहेंगे या रेल भी आएगी। नारायण बताता है कि रेल को सुनार बस्ती के फाटक के पास रोक ली गई है, तभी तो वह दौड़ा दौड़ा जीतू को ढूंढता हुआ वहां आया। पुरुष पूछता है कि क्या जीतू भी रेल रोकने वाली में शामिल है। तो नारायण बताता है कि वह दिन रात सिनेमा देखता है, सिनेमा पढ़ता है, उसका पहनना और सोना भी सिनेमा ही। वह सिनेमा के खिलाफ नहीं है। सिनेमा देखने एक बात है, उसकी नकल करना दूसरी बात। यह देश नकल करते करते नकली देश होता जा रहा है। तरक्की से ज्यादा नुकसान नकल कर रही है। समय की पाबंदी पर हम अंग्रेजों से नकल कर रहे हैं। नारायण जीतू को पुकारता है। हांफते हुए आकर वह बताता है कि मैं सुनार बस्ती फाटक के पास पहुंचा तो स्टेशन से निकलकर टाउन कॉलोनी में आ गया और फाटक बंद हो गया। वहां एक कुत्ता रहता है, मोती। उसे सब आने जाने वाली गाड़ियों का पता है। हर गाड़ी के आने के बीच खड़ा होकर मेल को देख देख कर भौंकने लगता है। मेल अभी स्टेशन में चढ़ गया था, इसीलिए धीमे था। कुछ लोगों ने दौड़कर ड्राइवर को रोकने के हाथ दिखाया। उसने कुत्ते को देख भी लिया। चाहता तो आसानी से गाड़ी रोक सकता था, पर उसने रोका नहीं। मोती की कातर चीख ने मुझे पागल कर दिया। तमाम लोग उसे इंजन पर और गाड़ी रुकवा दी। ड्राइवर को बहुत पीटा। जब मेन लाइन पर खड़ा नारायण बताता है कि वह कुत्तों के खिलाफ नहीं है, पर एक कुत्ते के लिए। जीतू कहता है, पापा आज उसने देखते देखते मासूम कुत्ते को मार दिया, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, इतनी भारी शक्ति। कल वह बच्चों पर, हम पर, आप पर इंजन चढ़ा देगा, तब क्या होगा? मैं आगे आने वाली बात जान सकता हूँ। उसे कुत्ते। इस एकांकिकार ने दर्शाया है कि आजकल मानव में संवेदनशीलता के गुणों का अभाव पाया गया है। चिंता का विषय यह है कि भविष्य में मानव मानव के रूप में रहेगा या नहीं। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसे लगी, आप इसको जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।